औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मिर्गी, मर्ज़, जुनून या आसिब के सिलसिले जारी हैं और इसके साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर फ़ौज़िया सिद्दीकी। आज हमारे साथ मुल्क के एक बहुत मारूफ़ और मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद। ये सिलसिले हमारे चल रहे हैं, मिर्गी की आगाही के प्रोग्राम्स हैं जो कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी की तवस्सुत से हम नाज़रीन तक लेके जा रहे हैं। आपको डॉक्टर साहब, आपको पता है कि मिर्गी हमारे माशरे में और बल्कि पूरी दुनिया में ही बड़े खौफ के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और अगर किसी को मिर्गी की तशख़ीस अगर हो जाती है या अगर किसी किस्म का दौरा या बेहोशी होती है, कोई बेहोश हो जाता है या थोड़ी देर के लिए किसी के सेंसेस माउफ हो जाते हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं लोग और ऐसे लगता है कि बस मौत का सेंटेंस आ गया है। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर किसी को दौरा पड़ता है किसी किस्म का, बेहोशी का, गशी का, तो क्या ये हर दौरा मिर्गी होती है या मिर्गी में और इन दौरों में हम कैसे तशख़ीस मिर्गी की कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। बल्कि शुरू में ऐसा ही एक सवाल होना चाहिए जिसमें हम ये देख सकें कि अगर किसी मरीज़ को एक दौरे की कैफियत होती है और उसके अंदर वो बेहोश होता है या नीचे गिरता है, वक्ती तौर से और फिर ठीक हो जाता है, तो सबसे पहला स्टेप तो हम यही जानना चाहते हैं कि आया कि ये मिर्गी का दौरा है या कोई और चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर मिर्गी से मिलती जुलती और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इंसान को वक्ती तौर से एक बेहोशी की कैफियत में मुब्तला कर सकती हैं। तो चंद चीज़ें जो कि हमें ये बताती हैं कि ये दौरा मिर्गी का है वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। एक तो ये कि ये जो मिर्गी के दौरे होते हैं बिल्कुल अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, बिल्कुल 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर शुरू हो जाता है और आमतौर से 2 या 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट में ख़त्म भी हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके दौरान में जो सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे मैं आपने ज़िक्र किया कि लोगों को ये इस तरह की तकलीफ़ होती है, तो उसमें मिर्गी के ज़्यादातर दौरे, बल्कि मैक्सिमम दौरे हम डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं देख पाते। आमतौर से या तो घर वालों ने देखा होगा या सड़क पे किसी ने देख लिया या ऑफिस में किसी कोलीग ने देख लिया होगा। तो मेरा अवाम नास के लिए ये पैगाम है कि उसको गौर से ऑब्ज़र्व करें। ठीक, इसलिए कि उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बल्कि उससे ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, चूँकि डॉक्टर साहब वैसे दौरा होते हुए देख के सब परेशान हो जाते हैं। बच्चे को हो रहा है तो माँ बाप इतने परेशान और पैनिक की हालत में हो जाते हैं कि उनसे जब पूछो कि हुआ क्या था तो डॉक्टर साहब दौरा पड़ रहा था। ये बात आपकी सही है कि ऐसे उसकी कैफियत ऐसी होती है कि इंसान को देखता है कि बस अब खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए। तो वाकई उस वक्त में हवास इंसान के ज़रा ख़ता भी हो जाते हैं, परेशानी जहन पे होती है। तो लेकिन ये कि जैसे पिछले प्रोग्राम्स में या आइंदा प्रोग्राम्स जिक्र किया जाएगा कि ज़्यादातर दौरे तो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं 2-3 मिनट में और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो कोशिश करें कि ऑब्ज़र्व करें कि पेशेंट को क्या हुआ, अचानक नीचे गिर गया, जिस्म अकड़ तो नहीं गया, जिस्म में झटके तो नहीं लगे, ज़बान तो नहीं कट गई, इसी तरीके से देखें कपड़ों में पेशाब तो नहीं निकल गया, और ये भी देखें कि कोई ख़ास किस्म की हरकत तो नहीं हो रही है कि एक हाथ का हिस्सा झटके मार रहा है या चेहरा एक तरफ जिसमें झटके लग रहे हैं या थोड़ी देर के लिए बाज़ औक़ात गुमसुम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें पॉइंट आउट करती हैं मिर्गी की तरफ। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें कि हाथ कैसे हिला और ये कैसे हुआ, तो इससे फ़र्क पड़ता है? दौरा ही नहीं, यानी ये मुख्तलिफ दौरे होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं एक ही बीमारी के। जी हाँ बिल्कुल, कि जो मिर्गी के दौरे हैं वो उसकी तो समझेंगे कई अक़साम हैं। ठीक है, लेकिन ये कि हम ये ज़रूर देखना चाहते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ। इसीलिए जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम घर वालों से कुरेद के पूछते हैं कि भाई इनको क्या हुआ था, ये गुमसुम हो गए थे या इनका चेहरा। इससे हमें एक तो पता चलता है कि ये मिर्गी का दौरा है, दूसरा हमें इसकी वजह जानने में भी बहुत हेल्प मिलती है
कि किस तरह का है। तो खाली यही मालूम करने से बहुत कुछ मालूम हो जाता है। बहुत कुछ, बल्कि समझें कि मैं तो ये समझता हूँ कि आजकल हर एक के पास फ़ोन होता है, सेल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, किसी के पास आईपैड भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उस वक्त दौरे की कैफियत में घर वाले या कोई भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें तो वो समझें कि हमारे लिए वो एक बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो ये कहना दुरुस्त होगा कि आधी से ज़्यादा तशख़ीस के दौरे की कि ये मिर्गी है या नहीं है, और मिर्गी है तो किस किस्म की है, ये सिर्फ इसके क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं और जो जिस तरह का दौरा पड़ रहा है उससे हो जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब हम इसके बाद जैसे हम बातचीत करेंगे कि इसकी तशख़ीस के लिए हम और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ टेस्ट की बात करेंगे, लेकिन असल चीज़ जो है ये इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मिर्गी के अलावा चीज़ें, लेट्स से कि किसी का अगर अचानक ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो वक्ती तौर से वो भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, उसकी कुछ और अलामात होती हैं। इसी तरीके से अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई फालिज का अटैक होने का कोई वार्निंग हो रही है, उसकी कुछ और अलामात हैं, लेकिन आम आदमी तो नहीं बता सकता कि ये क्या है। लेकिन अगर वो हमें गौर से देखकर हमें बता पाएँ तो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बहुत कीमती होती है। हर बेहोशी मिर्गी नहीं है, बिल्कुल नहीं, और हर दौरा भी मिर्गी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और कौन से दौरे हो सकते हैं? जैसे आपने बताया कि दिल की बीमारी से, हार्ट अटैक से भी बेहोश हो सकते हैं, और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कभी कभी ये भी होता है कि इंसान अगर दौरे की कैफियत और असली दौरे की या ऐसे दौरा जो कि एपिलेप्टिक फिट नहीं है, वो दोनों आपस से मिलजुल भी सकते हैं। कभी कभी अगर इंसान किसी स्ट्रेस से गुज़रा है, बचपन में किसी तलख़ एक्सपीरियंस से गुज़रा है, तजर्बे से गुज़रा है, या बहुत सीवियर कोई साइकियाट्रिक इलनेस है, बहुत डिप्रेशन है, तो कभी कभी वो भी एक दौरे की कैफियत क्रिएट कर देता है। लेकिन वो ज़ाहिर है कि हम उसको समझते हैं कि वो एपिलेप्टिक फ़िट नहीं है, लगता वैसा ही है। तो हम ये भी डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, और जैसे मैंने कहा कि लोगों की ऑब्जर्वेशन हमें इसमें हेल्प करती है। ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो शुगर लो हो जाने से कभी कभार बेहोशी, गशी और कभी झटके भी पड़ते हैं, क्या ये असल मिर्गी ही होती है या ये क्या होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि जब ये अब पहले तो हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये दौरा है, ठीक है। अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं कि दौरे की क्या वजूहात हो सकती हैं। आया कि ये कोई वक्ती तौर से कोई जिस्म के अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो रही है, जैसे आपने कहा कि अगर ब्लड शुगर लो हो जाए उससे भी इंसान को बिल्कुल मिर्गी के दौरे की कैफियत हो सकती है। कुछ नमकियात से भी ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर सोडियम जो है वो बहुत लो हो जाए अचानक, कैल्शियम की डिरेंजमेंट्स हो, या इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मसलन ये कि अगर किसी, हमारे मुल्क में ये भी बहुत कॉमन है कि लोग नींद आवर दवाइयाँ खाते हैं, अगर वो अचानक बंद कर दी जाए तब भी एक दौरे की कैफियत हो सकती है। इसी तरीके से अगर कोई इन्फेक्शन है, बहुत बॉडी में सीवियर स्ट्रेस है, उसमें भी दौरे की कैफियत हो सकती है। वक्ती तौर से ऑक्सीजन कम हो जाए इंसान के जिस्म में, उससे भी दौरे की कैफियत हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एपिलेप्सी में बन गई है, डेवलप हो गई, क्योंकि वो एक वन टाइम इवेंट होता है। अगर हम उसकी वजह को ट्रीट कर लें तो फिर आइंदा दौरा नहीं पड़ता। अच्छा, यानी एक दौरा जो है तो उसकी तशख़ीस में हम ये देखते हैं कि ये दोबारा तो नहीं, अगर ये बार बार हो रहे हैं और उसकी कोई ख़ास वजह नहीं हुई तो वो मिर्गी के दौरे होते हैं। तो इस तशख़ीस में कोई, एक तो हमने ज़ाहिर है कोई माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो उसकी तशख़ीस बहुत अच्छी तरह खाली सुन के भी बता सकता है अपने तजर्बे से, और अगर देख ले और वो हो तो बहुत कुछ मालूम हो जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिससे कि हम तशख़ीस में मदद ले सकते हैं? जी हाँ, पहली जो हमने बात की वो इसको हम अपनी टेक्निकल में तो हिस्ट्री कहते हैं। जब हमने हिस्ट्री ले ली, तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली, तो फिर या तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट जिसकी इस शोबे में ट्रेनिंग हुई है, या इवन आम डॉक्टर्स भी हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनको ये नेक्स्ट स्टेप उठाना होता है कि वो मरीज़ का फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, उसका जिस्मानी मुआयना करें। जिस्मानी मुआयना करके देखें कि उसके अंदर हमें कोई ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा सबूत मिलता है जिसकी तरफ से हम ये सोच सकें कि ब्रेन का कोई डिसऑर्डर है कि नहीं है, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है।
तो वो एक अच्छा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसके बाद जो है वो ज़रूरी हो जाता है कि हम देखें कि आया कि एक जिस्म का एक तरफ का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, या ये कि कोई रिफ्लेक्सेस उसकी एबनॉर्मल हैं, जो कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं, और ये हमें वजह जानने में मदद करता है। जब हमने ये भी कर लिया तो हम कोई टेस्ट वगैरह कराते हैं? इसमें मुख्तलिफ़ टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। एक जो सबसे अहम, जिसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मिर्गी के दौरों को डायग्नोस करने के लिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। उसका शॉर्ट फॉर्म EEG भी होती है। उर्दू में भी उसको हम, एक टर्म है दिमाग की पट्टी देखना। असल में तो ये है कि जैसे आप ने ज़िक्र किया बाकी प्रोग्राम्स में कि जो इंसान के जो नर्वस सिस्टम का जो बिजली की हरकत है, इलेक्ट्रिकल रिदम है, उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। तो EEG का एक टेस्ट है जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। दिमाग की हरकत को रिकॉर्ड करता है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? उससे हमें ये फ़ायदा होता है डॉक्टर फौजिया के सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसके अंदर हमें कोई इलेक्ट्रिकल रिदम, जो बिजली की हरकत है दिमाग में, कोई उसमें कोई एबनॉर्मल चीज़ नज़र आती है कि नहीं आती है। अगर आ जाती है तो ये हमारी इस तसव्वुर को कि ये एपिलेप्टिक फिट है और मजबूत करता है। तो एक तो ये कि हम ये देखते हैं कि आया कि इसमें ये एपिलेप्सी को सपोर्ट करती है EEG या नहीं करती है। दूसरी बात ये कि हमें वजह जानने में मदद मिलती है कि किस तरह की, अगला स्टेप तो किस तरह की एपिलेप्सी है। अगर जिस तरह एक जनरलाइज्ड होती है कि सारे ब्रेन के अंदर ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ था, या ये कि ब्रेन के किसी ख़ास हिस्से में हुआ था, तो वजूहात भी डिफरेंट हैं, ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। और बाज़ औक़ात एपिलेप्सी हमें इस चीज़ में ही मदद करती है कि जो एक हमारे पास पेशेंट आया है जिसके घर वाले भी परेशान है, वो ख़ुद भी परेशान है, बाज़ औक़ात वो ख़वातीन होती हैं तो लोग उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, तो हम उसकी प्रोग्नोसिस के बारे में बता सकते हैं कि ये जो इनको फिट पड़ा है, ये इसकी जो है कितने अरसे तक इलाज होगा और ख़तरनाक तो नहीं है इसकी वजह, और ये कि ये बाज़ औक़ात ख़त्म भी हो जाए, तो हम प्रोग्नोसिस जो है वो भी बता सकते हैं EEG की बुनियाद पे। तो ये तो काफ़ी अहम टेस्ट हुआ इसकी तशख़ीस में। डॉक्टर साहब, हमारे पास भी मरीज़ आते हैं, आपके पास भी अक्सर, और उनको दौरे पड़ा होता है, 2-3 दौरे पड़ चुके होते हैं, और कहते हैं हमने EEG कराया है लेकिन ये तो नॉर्मल आ रहा है, रिपोर्ट नॉर्मल बता रही है, तो फिर हम दवाई क्यों लें और हमें फिर क्या है? तो ऐसे में क्या करते हैं? हाँ, ये भी बहुत क्या ये नॉर्मल होता है? क्या मरीज़ के साथ नॉर्मल हो भी सकता है? हाँ, असल में ये होता है कि जब हम EEG रिकॉर्ड करते हैं तो वो 20 मिनट की या 30 मिनट की का टेस्ट होता है। उस दौरान में हम ब्रेन का इलेक्ट्रिकल रिदम रिकॉर्ड करते हैं। अब ये कि 30% चांस है कि अगर हमने किसी एक पेशेंट का पहली मरतबा रिकॉर्ड किया तो हमें कोई उसमें एबनॉर्मल चीज़ नज़र आ जाए, लेकिन बाकी 70% चांस में हो सकता है कि हमें वो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नज़र आए, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर कोई दौरे के दौरान में हम उसको EEG कर लें फिर तो हमें ऑब्वियसली नज़र आ जाएगी, लेकिन ये कि दौरों के दरमियान में भी करना ज़रूरी होता है। बल्कि लोग ये भी कहते हैं, जो अच्छे सेंटर्स होते हैं, जो अच्छी जगह जहाँ टेस्टिंग होती है, पढ़ने वाले अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कि अगर हम 3 कंसेक्यूटिव EEGs करें तो 90% चांस है कि हमें कोई ना कोई एबनॉर्मल चीज़ मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने मिर्गी के एग्ज़ाम पे बात की थी अपने माहिरीन के साथ, और उन्होंने कहा कि ऐसी मिर्गी है जो कि प्राइमरी जनरलाइज्ड होती है, कि वो एकदम से पूरा बड़ा दौरा होता है। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें कोई, जैसा आपने भी बताया कि तशख़ीस करने के लिए हम देखते हैं कि एक हाथ में या एक बाजू, एक टांग, या कोई एक हरकत होती है, या थोड़ी देर के लिए जस्ट माउफ हो जाते हैं उसमें, और उसमें अगर EEG जो है नॉर्म, तो ये तशख़ीस, इनमें हम फ़र्क, कोई टेस्ट ऐसा है कि जिससे हम फ़र्क कर सकें? फ़र्ज़ करें कि EEG नॉर्मल है लेकिन एक मरीज़ है जिसको के दौरे पड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो बात करते करते रुक जाते हैं, उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, एक तरफ से हाथ थोड़ा सा हल्का हल्का हिलाते हैं, उन्हें महसूस सा होने लगता है कि अजीब सा कुछ होने वाला है, और फिर लेकिन वो होश में आ जाते हैं और बिल्कुल गिर के और पूरा दौरा नहीं होता। तो इस तरह के इसमें कुछ हम और कर सकते हैं, या कुछ थोड़ा सा आप बताएंगे इस किस्म के मरीजों को क्या करते हैं, क्या समझाते हैं? वो कहते हैं बेहोश तो हुए नहीं, तो ये मिर्गी नहीं है, वो दौरा तो नहीं पड़ा, तो हम इनको कैसे तशख़ीस करके तसल्ली दें? ये बड़ा आपका अच्छा, आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि
अगर हमें ईईजी से नहीं पता चल रहा तो ईईजी की फर्दर जैसे कहते हैं ना कि स्पेशलाइज्ड अक़साम भी हैं। कभी कभी हम स्लीप डिप्राइव्ड ईईजी करके देख लेते हैं कि उसमें हम सुलाए बग़ैर ईईजी करते हैं, उसमें हमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल रिदम को पकड़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, यानी नींद रोक के? जी हाँ, बिल्कुल, जगाने के बाद। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हम मज़ीद टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि अगर एक पेशेंट है उसको जिस तरह के आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि फिट्स की एक आपने बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी, अगर पढ़ते जा रहे हैं कंट्रोल नहीं हो पा रहे तो कभी कभी हॉस्पिटल में भी दाखिल कर लेते हैं और हम उसको वीडियो ईईजी मॉनिटरिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं हम, जिसके अंदर हम हॉस्पिटल में 1 या 2 दिन पेशेंट को दाखिल करते हैं और फिर हम थ्रू आउट उनकी ये जो ईईजी जो हमने ज़िक्र किया इसका थ्रू आउट हम वायर्स लगा के उसका रिदम चेक करते हैं और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो बाज़ औक़ात खुशकिस्मती से अगर हमें उस दौरान में पेशेंट को उस तरह का एपिसोड है, सीजर होता है, तो हम उसको रिकॉर्ड करके उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये किस तरह का सीजर है। तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये मिर्गी है कि नहीं है? बिल्कुल, एक तो हम पता चला लेंगे कि आया कि ये मिर्गी है कि नहीं है। दूसरा हमें ये भी पता चल जाएगा कि दिमाग के कौन से हिस्से से ये जनरेट हो रहा है। इसलिए कि जैसे आपने अभी डिस्क्रिप्शन दी थी उसमें कभी कभी ये भी होता है कि दिमाग के अंदर या ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चरल डेफिसिट होता है, यानी कि दिमाग का कोई हिस्सा जो है वो मुतासिर है। अब वो वजूहात क्या हैं उसमें ईईजी हमारी हेल्प करती है। और इसके साथ साथ हम मज़ीद टेस्टिंग भी कर सकते हैं और मैं रोशनी दिलाना चाहूँगा कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखते हैं। MRI स्कैन आजकल अक्सर लोग नाम सुनते हैं। जी जी बिल्कुल। कैट स्कैन हो सकता है जी। तो ये भी हम कर सकते हैं मज़ीद देखने के लिए कि क्या वजह है इस तरह के एपिसोड्स, इस तरह के मिर्गी के अटैक होने की। तो इसमें कैट स्कैन या जैसे CT स्कैन भी हम उस पर कहते हैं और MRI का भी रोल होता है। क्या हर मरीज़ को ये करते हैं ये सारे टेस्ट EEG और ये हर एक को करना लाजमी होता है या ख़ास को करते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में। ज़रूर, हाँ, ये भी बहुत ज़ाहिर है कि हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है, हमारी पॉपुलेशन ऐसी है कि हमें रिसोर्सेज को भी देखना पड़ता है कि पेशेंट्स के क्या रिसोर्सेज हैं। कभी कभी टेस्ट महंगे होते हैं और हर इंसान उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि सीजर की डिस्क्रिप्शन क्या थी, टाइप क्या थी, फिर हमने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया, उसमें देखा कोई एबनॉर्मल चीज़ है कि नहीं है, फिर हमने EEG की। ये चंद चीज़ें तो हर पेशेंट की होनी चाहिए। उसके बाद अगर हमें हिस्ट्री में, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में या EEG में ये हमें अगर कोई ऐसा सुराग मिले कि ये जो फिट्स पड़ रही हैं दिमाग के किसी एक हिस्से से जनरेट हो रहे हैं, तो फिर हम ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि MRI होना चाहिए, कैट स्कैन होना चाहिए। तो आपके ख्याल में तशख़ीस के लिए अगर जस्ट जनरल प्रैक्टिशनर या फैमिली डॉक्टर के पास आते हैं तो फ़ौरी ये सारे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अगर दौरे कंट्रोल में नहीं आ रहे या कुछ शुबा होता है जैसा आपने बताया, तो उस वक्त फिर ये टेस्ट करने चाहिए। अच्छा, सुनने में ये आया कि ये जो MRI है, अगर आप जस्ट आम MRI कराएं या आम सिंपल CT कराएं तो अक्सर उसमें मिर्गी का कॉज नज़र नहीं आता। क्या कोई ख़ास किस्म का MRI भी होता है? बिल्कुल, मिर्गी समझें कि अगर दिमाग के कुछ खुलिये भी अगर एबनॉर्मल हैं तो तब भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। तो अक्सर औक़ात हम देखने के लिए कि दिमाग के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी तो नहीं है, मैं कुछ मिसालें भी देना चाहूँगा, इसलिए कि कुछ ख़तरनाक वजूहात भी होती हैं मिर्गी की। खुदा न खास्ता कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, इसी तरीके से ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो सकती है, कोई TB की इन्फेक्शन दिमाग के अंदर किसी एक जगह बैठी हुई है, या ये कि किसी को हेड इंजरी हुई है पुरानी, उसकी वजह से ब्रेन को डैमेज हो गया है, या ये कि बचपन में खुदा न खास्ता किसी को या बाद में गर्दन तोड़ बुखार हुआ है, उसकी वजह से ब्रेन में कुछ स्कार्स, कुछ निशान ऐसे रह जाते हैं। तो ये देखने के लिए हम आम तौर से MRI करते हैं विद कंट्रास्ट, यानी कि एक इंजेक्शन होता है जो कि दिया जाता है और हम ये देखते हैं कि हमें वो जो दिमाग का ख़ास हिस्सा है उसको हाईलाइट करने के लिए हम आम तौर से MRI स्कैन विद कंट्रास्ट सजेस्ट करते हैं। तो अगर मरीज़ खाली खुद से जो है एक MRI करा के ले आए तो वो शायद इतना फ़ायदेमंद ना हो। और फिर ये कि
एक ख़ास किस्म के प्रोटोकॉल्स भी अब शुरू हुए हैं कि अगर किसी को दौरा पड़ा है तो ख़ास किस्म की तस्वीरें ली जाएं तो ज़्यादा अच्छी तशख़ीस होती है। जी बिल्कुल। अगर हमें MRI नॉर्मल MRI स्कैन से विद कंट्रास्ट से भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है और हमारा फिर भी सस्पिशन है न्यूरोलॉजिस्ट की हैसियत से या डॉक्टर की हैसियत से कि ज़रूर इस पेशेंट के किसी ख़ास हिस्से में पैथोलॉजी है, तो फिर हम बहुत फ़ाइन डिटेल से सीजर प्रोटोकॉल एक होता है वैसे MRI हम करके देखते हैं जो कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता सकता है। तो नाज़रीन देखें कि तशख़ीस जो है वो डॉक्टर के इलाज के हिसाब से, मरीज़ के इलाज के हिसाब से डॉक्टर की महारत बहुत अहम है और वो जब देख के और उसकी तशख़ीस करें कि किस किस्म का है तो बाकी टेस्ट जो हैं उसके बाद होते हैं। और अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं और वो टेस्ट करके कि हमने ये CT भी करा लिया, हमने ये भी करा लिया, डॉक्टर साहब अब देख के बताएं कि क्या वो है। तो वो कराने से पहले बेहतर है कि पहले डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो आपकी मिर्गी के हिसाब से, आपके जिस तरह का मर्ज़ है उसके हिसाब से लेकर और आगे चलें। ये कहना दुरुस्त होगा डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समराइज़ किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताएं कि खून के टेस्टों से भी देखें, जब भी बीमारी होती है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, हम एक CBC ज़रूर कराते हैं, तो क्या इसका भी कोई रोल है मिर्गी में? कोई खून में कुछ चीज़ों की कोई अलामात ऐसी हैं कि जो मिर्गी की? ज़रूर, जैसे हमने शुरू में भी इस बात को डिस्कस किया कि जिस्म में नमकियात की कमी हो जाए, शुगर हो जाए, तो आम तौर से हम पेशेंट्स की चंद टेस्ट ज़रूर करते हैं। उसका ब्लड शुगर ज़रूर चेक करवाते हैं, उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो नमकियात जिस्म में हैं, वो भी चेक करवाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनको भी ज़रूर चेक करते हैं। अगर हमें ये ख़तरा हो कि इसको कोई इन्फेक्शन हो रही है इस वक्त दिमाग की, कोई खुदा न खास्ता ये गर्दन तोड़ बुखार की इसकी अलामत तो नहीं है ये फिट, तो फिर हम इनकी ब्लड काउंट CBC चेक करते हैं देखने के लिए कि उसमें कोई इन्फेक्शन का हमें एविडेंस नज़र आता है या नहीं आता है। कभी कभी हम ये भी करते हैं कि हम ड्रग्स की स्क्रीनिंग भी करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी स्ट्रीट ड्रग्स होती हैं जो कि इलीगल ड्रग्स हैं, वो भी फिट्स को बढ़ा सकती हैं। अगर अल्कोहल किसी ने पिया हुआ है, अल्कोहल की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा है, तो वो भी फिट क्रिएट कर सकती हैं। तो फिर कभी कभी हम इस तरह के टेस्ट भी करते हैं जिसमें ये देखने के लिए कि उनकी कमी ज़्यादती तो नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बच्चों की तरफ अगर हम आएँ तो एक बच्चों में कभी कभी वो एकदम रोते रोते ज़िद पकड़ लेते हैं, ज़िद्दी बच्चे होते हैं, अक्सर रोते रोते एकदम सांस रोक लेते हैं और उसके बाद नीले पड़ जाते हैं। क्या ये भी मिर्गी है? आपने तो बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है एक कंडीशन की, जिसको हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स कहते हैं। यानी कि बच्चे जो है बाज़ औक़ात अगर उनको कोई अचानक चोट लगी है, कोई पेनफुल स्टिमुलस हुआ है, गिर गए हैं, तो उनका ये रिएक्शन उनका बॉडी का ऐसे होता है कि जिसमें वो सांस रोक सकते हैं, उनका नीला पड़ सकता है और उनको घर वाले जो हैं थपकते हैं, तो कुछ देर बाद दोबारा वो ठीक हो जाते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन वाकई ऐसी है कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। तो इसमें कोई टेस्ट वगैरह कुछ नहीं, EG वगैरह की ज़रूरत नहीं होती? जी नहीं, इसके अंदर तो बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब, इतनी मालूमात आप दे रहे हैं, एंड आई एम श्योर नाजरीन भी बहुत सारे सवाल और भी हैं, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है और हमारा वक्त इस प्रोग्राम का जो है अब ख़त्म हुआ चाहता है। मैं चाहती हूँ कि आप नाजरीन को एक पैगाम मिर्गी की तशख़ीस के हवाले से और मिर्गी के हवाले से ही एक पैगाम हमारी इस अवेयरनेस सीरीज़ के उस पर प्लीज़। ज़रूर, मेरे ख़्याल में जो अहम बातें वो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब मिर्गी का दौरा पड़े तो ख़ास तौर से उसको ऑब्ज़र्व करें और चीज़ें जहन में भी नोट कर लें। अगर लिख सकते हैं तो लिख भी लें। अगर आपके पास खुशकिस्मती से कोई मोबाइल फ़ोन है तो उसको रिकॉर्ड कर लें ताकि हमें समझने में आसानी हो। और ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन लेके डॉक्टर के पास ज़रूर आएँ, ठीक है। इसको लाइटली लें, इस तरह से ना लें कि जी ये दौरा पड़ गया और फिर ख़त्म हो गया। दौरा जो है उसकी ख़तरनाक वजूहात भी हो सकती हैं जो कि कम होती हैं, लेकिन उनको देखना ज़रूरी होता है। इसलिए डॉक्टर के पास ज़रूर आना चाहिए, अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और अगर वो समझते हैं कि इसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजना है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके आएँ। एक मरतबा उसको मुकम्मल तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आम तौर से उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकती है और ज़्यादातर लोगों के फिट्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं। डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मालूमात हासिल हुई। नाजरीन,
हम बहुत मशकूर हैं डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा के कि उन्होंने वक्त निकाला हमारी इस आगाही सीरीज़ के सिलसिले में मिर्गी, मर्ज़, जुनून या आसेब। मैं हूँ डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।